गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न। सो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। ऐसा इसलिए बिकॉज मेरे एग्जाम्स चल रहे थे जो कि रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही ओवर हुए हैं, और उसके अलावा मेरे एरिया में बहुत ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, बट होपफुली एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। सो आई एम बैक विद माई वीडियोज़। सो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हनी कॉम का क्वालिटी लेसन। ओके, सो बिफोर यू रीड पढ़ते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 है ये। कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? येस, इफ ही हैज द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट। अच्छा, तो इसकी स्टार्टिंग में क्या है कि कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या एक शू मेकर को आप एक आर्टिस्ट कह सकते हो? शू मेकर क्या होता है बच्चों? जो जूते बनाता हो। ओके, यस, हाँ, इफ ही हैज द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट। अगर उसके पास सेम स्किल हो, यानी कि सेम टैलेंट हो और प्राइड हो अपने काम में, जैसे किसी और आर्टिस्ट के पास होता है, एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, और अगर वो अपने काम को उतनी ही रिस्पेक्ट भी देता हो अगर जैसे और लोग दूसरे कामों में रिस्पेक्ट देते हैं, तो हाँ, हम फिर एक शू मेकर को आर्टिस्ट कह सकते हैं। Mr. Jessler, a German shoemaker settled in London, is a perfect artist. So बच्चों, यहाँ पे जो शू मेकर है उसका नाम क्या है? मिस्टर जेसलर। और वो कहाँ पे है? वो लंदन में सेटल्ड है। रीड द स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। तो ये लेसन कह रहा है कि आप इस स्टोरी को पढ़ो ताकि आपको ये बात पता चले कि कैसे उसने अपनी लाइफ को डिवोट कर रखा था अपनी आर्ट के लिए, और उसके आर्ट क्या थी? शू मेकिंग। सो गाइस, लेट्स बिगिन। मेरे को लग रहा है जब मैंने ये बिफोर यू रीड पढ़ा उससे कि लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो देखते हैं असलियत में ये कैसा है। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो क्या कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ अपने यूथ से, अपने यूथ के टाइम से। क्यों? क्योंकि वो मेरे पापा के बूट्स बनाते थे। ही लिव विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप विच वॉज इन अ स्मॉल बाई स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन। अब वो अपने एल्डर ब्रदर के साथ रहते थे अपनी ही शॉप पे, जो कि एक फैशनेबल पार्ट पे थी लंदन के। The shop had a certain quiet distinction. There was no sign upon it other than the name of Jessler Brothers. तो जो ऑथर हैं वो ये कह रहे हैं जो शॉप थी वो थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि उसमें सिर्फ एक नाम लिखा हुआ था कि जेसलर ब्रदर्स उनकी शॉप है, तो नाम लिखा हुआ है जेसलर ब्रदर्स। उसके अलावा वहाँ पे और कुछ नहीं था। और क्या था कि एक विंडो थी, एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स, जहाँ पे कुछ बूट्स के पेयर लगे हुए थे। जैसे हम लोग देखते हैं मार्केट में जाते हैं, डिस्प्ले होता है जहाँ पे एक विंडो के अंदर लगे होते हैं अलग अलग वैरायटी के शूज़ वगैरह, तो वैसे ही उनकी शॉप पे भी लगे हुए थे। ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर्ड एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट। यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि जो मिस्टर जेसलर हैं वो सिर्फ वही बनाते थे जिसका उनको ऑर्डर मिलता था, और जो वो बनाते थे वो कभी भी फिट होने में फेल नहीं होता था, यानी कि फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट होती थी। ना थोड़ा सा साइज बड़ा ना थोड़ा सा साइज छोटा, बिल्कुल परफेक्टली फिट। ओके, टू मेक बूट्स, such boots as he made seem to me then and still seems to me mysterious and wonderful. अच्छा, जैसे वो बूट्स बनाते थे, यानी कि जिस टाइप के वो शूज़ बनाते थे, वो उस समय भी ऑथर को मिस्टीरियस लगते थे और वंडरफुल लगते थे, और आज भी उन्हें वो मिस्टीरियस और वंडरफुल लगते हैं। आई रिमेंबर वेल माई शाय रिमार्क्स वन डे while stretching out to him my youthful foot. Isn't it awfully hard to do, Mr. Jessler? And his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his beard, it's an art. Okay, तो यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि एक बार जब मैं उनको अपना मतलब अपनी स्ट्रेच कर रहा था फीट, तो मैंने उनसे पूछा कि मिस्टर जेसलर ये कुछ बहुत मुश्किल काम नहीं है? इजंट इट वेरी हार्ड? बहुत मुश्किल नहीं है कि जिस तरीके से आप शूज़ वगैरह बनाते हो? तो उसमें जो मिस्टर जेसलर होते हैं उनका क्या आंसर आता है कि यहाँ पे जर्मन में लिखा हुआ है इट इज़ एन आर्ट, जिसका मतलब है इट इज़ एन आर्ट। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरेबली। तो बच्चों, यहाँ पे ऑथर ये कह रहा है कि इतना आसान नहीं था कि हम बार बार उनकी शॉप पे जाए। क्यों नहीं था इतना आसान उनकी शॉप पे बार बार जाना? क्यों पॉसिबल नहीं होता था? इसलिए बिकॉज उनके जो बूट्स थे वो लास्ट करते थे टेरेबली। यहाँ पे लास्टेड टेरेबली का क्या मतलब है कि काफ़ी लंबे समय तक चलते थे। अब जब वो पुराने वाले ख़राब ही नहीं होंगे तो आप नए लेने के लिए कैसे जाओगे?
तो यहाँ पे लास्ट टेरिबली का क्या मतलब है, लास्टेड वेरी लॉन्ग, ये आप देख सकते हो इसका मीनिंग यहाँ पे साइड में दे रखा है। हैविंग समथिंग beyond the temporary, some essence of boot stitched into them. One went in not as into most shops, but restfully, as one enters a church and sitting on the single wooden chair, waited. अच्छा, तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि लोग उस शॉप के अंदर जाते थे, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे कि और शॉप्स पे जाते हैं। लोग उसमें ऐसे एंटर करते थे जैसे मान लो कि वो एक चर्च हो, और वहाँ पे हम किस में बैठते थे, एक सिंगल वुडन चेयर होती थी उस पे बैठते थे और इंतजार करते थे। अ गटरल साउंड and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he will stand before one without coat, a little bent, in leather apron, with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots. तो यहाँ पे कितने अच्छे से जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने कितनी मतलब कि इमेजिनेटिव वे में डिस्क्राइब किया है। बच्चों आपको इसको समझना है, अगर आप इस तरीके की लैंग्वेज को समझोगे, एक्सप्रेशंस को समझोगे, तो आगे जब आप लोगों की हायर क्लासेस आएंगी 10th 11th 12th, तो आप पोएम्स भी बहुत अच्छे से समझ सकोगे, पोएटिक एक्सप्रेशंस को समझ सकोगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑथर है वो ये कह रहा है कि जब कोई उनकी शॉप पे जाता तो वहाँ पे एक सिंगल वुडन चेयर होती थी जहाँ पे लोग बैठ के वेट करते थे। ओके, तो वहाँ पे ऐसा होता था कि जब आप वेट कर रहे हो तो आज गटरल साउंड, यहाँ पे गटरल साउंड है उसका मतलब होता है हार्श एंड ग्रेटिंग, मीनिंग साइड में दे रखा है वर्ड मीनिंग वाले कॉलम में। एंड द टिप टैप ऑफ स्लीपर्स, जैसे कि हम लोग कभी कभी से उतरते हैं अगर सीढ़ियों से तो आवाज़ आती है किसी किसी स्लीपर्स में से। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो यही कह रहा है कि जब वो आते थे, कौन आते थे, शू मेकर, हम वेट करते थे उनकी शॉप पे जाके एक वुडन चेयर पे बैठ के, तो वो ऊपर सीढ़ियों से उतर के आते थे तो हमें आवाज़ आती थी उनके उतरने की, उनकी स्लीपर्स आवाज़ करती थी टिप टैप, beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat. बिना कोट के वो खड़े होते थे, हल्के से झुके हुए, a little bent, in leather apron. apron तो आप सबको पता ही है, जैसे हम कुक करते हैं, खाना बनाते हैं तो उससे पहले जो पहनते हैं उसे एप्रन कहते हैं। तो यहाँ पे वो शूज़ बनाने से पहले भी एप्रन पहनते थे, तो एक लेदर एप्रन, उसके बारे में बात हो रही है। विथ स्लीव्स टर्न बैक, ब्लिंकिंग एज इफ अवेकिंग फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स। ओके, स्लीव्स टर्न बैक मतलब स्लीव्स रोल हो रखी थी, जैसे हम लोग स्लीव्स रोल करते हैं तो वैसे स्लीव्स टर्न बैक, और ब्लिंकिंग, जब पल के उनकी झपक रही होती थी आंखें, क्यों, बिकॉज ऐसा लगता था देख के कि जैसे मान लो वो किसी सपने से उठे, और किस चीज़ का सपना, बूट्स का सपना, ड्रीम ऑफ बूट्स। एंड आई विल से, हाउ डू यू डू मिस्टर जेस्लर, विल यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स। और मैं कहता था कि आप कैसे कर सकते हैं मिस्टर जेस्लर, क्या आप मुझे एक जोड़ा बना के दे देंगे, एक पेयर बना के दे देंगे, किसका, रशियन लेदर बूट्स का। ये सवाल कौन पूछ रहा है, ऑथर पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है, मिस्टर जैसलर से पूछ रहा है, जो कि क्या है, एक शू मेकर है। जैसे मैंने अभी आपको शू मेकर का पूरा अपीयरेंस डिस्क्राइब किया, अब देखेंगे, अब पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे जो दे रखी है कि कैसे उन्होंने एक एप्रन पहना हुआ है, उनकी स्लीव्स टर्न्ड हो रखी हैं, और ऐसा लग रहा है उनको देख के कि मानो वो कहीं सपनों से उठ के आ रहे हैं। Without a word, he would leave me, retiring when he came, or into the other portion of the shop, and I will continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade. Soon he will come back, holding in his hand a piece of gold brown leather, with eyes fixed on it. He will remark, "What a beautiful piece!" When I too had admired it, he will speak again, "When do you vend them?" Here again, यहाँ पे भी आप देखोगे जो ये WAND वैंड देन DEM डेम लिखा हुआ है, तो ये भी दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इट्स नॉट इंग्लिश। एंड आई विल आंसर, ओह, एज सून एज यू कन्वेंटली कैन। ओके, एंड ही विल से, टुमारो फोर्टनाइट। अब यहाँ पे अगर हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो फोर्टनाइट की स्पेलिंग इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, FORDNIGHT, जबकि नाइट की स्पेलिंग क्या होती है, NIGHT। सो गाइस, दिस इज नॉट English, it is German written over here. Or if he were his elder brother, I will ask my brother. जैसे ब्रदर को हम स्पेल करते हैं BROTHER, यहाँ पे वो क्या स्पेल कर रहा है, ब्रदर, BRUDDER. Then I will murmur, "Thank you. Good morning, Mr. Jessler." "Good morning," he will reply, still looking at the leather in his hand.
And as I move to the door, I will hear the tip tap of his slippers going up the stairs to his stream of boots. Okay. तो जो मैंने जब सामने पैराग्राफ रीड किया उसमें ये एक्सप्लेन हो रहा है कि जब ऑथर जो है मिस्टर जैसलर से ये पूछता है कि आप कैसे कर लेते हैं, उसके बाद वो उनसे ये कहता है कि आप क्या मुझे एक पेयर बना के दे देंगे रशियन लेदर बूट्स का। तो बिना कुछ कहे मिस्टर जैसलर वहाँ से चले जाते हैं और क्या करते हैं, अपनी जो ऑथर है वो वुडन चेयर में बैठा रहता है और क्या इनहेल करता है, इंसेंस को इनहेल करता है उसके ट्रेड के। यहाँ पे इंसेंस किस चीज़ के, ट्रेड की इंसेंस कैसी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे लेदर का काम होता था तो एक लेदर की स्मेल होती है, तो उस चीज़ को इनहेल कर, उस चीज़ को जो ऑथर है वो महसूस करता है। एक इंसेंस चर्च में भी होती है ना, तो वो डिफरेंट होती है, बट यहाँ पे वो एक शॉप है जिसमें बूट्स बनते हैं, लेदर बूट्स बनते हैं, तो लेदर की जो एक अलग तरीके की इंसेंस है उसे फील करता है यहाँ पे ऑथर, तो उसके बारे में बात हो रही है। अब सून ही विल कम बैक होल्डिंग इन हिज हैंड्स अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर। अब जल्दी ही जो मिस्टर जेसलर होते थे वो वापस आते थे, उनके हाथ में क्या होता है, एक गोल्ड ब्राउन लेदर विद आईज फिक्स्ड ऑन इट ही विल रिमार्क व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। ओके, अब यहाँ पे बच्चों इसका मतलब क्या है, पहली बात यहाँ पे पीस लिखना था, ऑथर ने यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, मे भी हो सकता है ये एक वैसी लैंग्वेज है जर्मन लैंग्वेज, तो उसमें 20 लिखते हूँ। When I too had admired it, he will speak again. When do you want them? आपको ये कब चाहिए? And I will answer, oh, as soon as you conveniently can. तो यहाँ पे जो मिस्टर जैसलर है वो उनसे पूछते हैं कि आपको कब तक चाहिए, तो जो ऑथर है वो रिप्लाई करता है कि जब भी आप मुझे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दे सकें तब आप दे दीजिएगा। एंड ही विल से टुमारो फॉर्टनाइट, और वो क्या कहता था, कहते थे मिस्टर जेसलर कि कल फॉर्टनाइट पे, और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर। ओके, देन आई विल मर्मर थैंक यू गुड मॉर्निंग मिस्टर जेसलर। इसके बाद जो ऑथर है वो मर्मर कर रहा है कि गुड मॉर्निंग मिस्टर जेसलर, उसके बाद की बात यह है कि गुड मॉर्निंग वो भी रिप्लाई करते हैं आगे से देखते हुए लेदर को जो कि उनके हाथ में है। एंड एज आई मूव टू द डोर, और जैसे ही मैं दरवाजे से निकलने लगता हूँ मैं फिर से आवाज़ सुनता हूँ टिप टैप की, जब मिस्टर जो जेसलर है वो स्टेयर्स से चढ़ के ऊपर जा रहे हैं फिर से अपनी ड्रीम ऑफ बूट्स के बारे में सोचने के लिए। तो आज हमने पढ़ा है क्वालिटी चैप्टर के फर्स्ट 3 पेजेस। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। वन थिंग आई वुड लाइक टू से इज बच्चों, जो ये वर्ड मीनिंग होते हैं इनको ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं इनका मीनिंग हमें नहीं समझ में आता, सो रिटन होता है वो मीनिंग वाले ऑप्शन में, तो देख लिया करो। दूसरी बात यह है कि इंग्लिश में ना कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो कि स्पेल सेम होते हैं लेकिन उनकी मीनिंग अलग होते हैं, सो वो आपको उस बात का ध्यान रखना है कि कब किस बात का कहाँ क्या मतलब निकल रहा है। अब आज हमने 3 पेजेस पढ़े हैं तो अभी हम इस 3 पेजेस पे ही रहेंगे, आगे आप अपने आप लेसन को पढ़ो, समझो, आपको जो डाउट है आपको पता है यू आर फ्री, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी आगे का चैप्टर मैं आपको कल बताऊंगी दूसरी वीडियो में, आप मेरी देखना मत भूलिएगा। बचे हुए जो पेजेस हैं उसको मैं कल क्वालिटी लेसन को बिल्कुल फिनिश कर दूंगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं वर्किंग विद टेक्स्ट की, थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर जेसलर एज अ बूट मेकर। ऑथर का क्या ओपिनियन है मिस्टर जेसलर को लेके, एक कि वो जैसे वो एक बूट मेकर है तो जो ऑथर है उनकी क्या सोच है, क्या सोचते हैं उनके बारे में, मिस्टर जेसलर के बारे में। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि आंसर आपने पहले फाइंड आउट करना है, मैं बाद में बताऊँगी, क्योंकि मैं तो बता ही दूंगी लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों की थिंकिंग स्किल्स अच्छी हों, आप सोचो समझो अपने हिसाब से आंसर फ्रेम करो, और फिर जब मैं आपको आंसर बताऊं तब उसे मैच करके देखो कि किस हद तक आप सोच सके, किस हद तक आप एक आंसर फ्रेम कर सके। तो जैसे हमने जितना लेसन अभी तक पढ़ा है, अभी हमने से 3 पेजेस पढ़े हैं, उस हिसाब से मैं ये कहूँगी कि जो मुझे लगा ऑथर का ओपिनियन क्या था, वो ये था कि ऑथर ये सोचता है कि पहले भी जो मिस्टर जेसलर थे उनकी शूज़ को देख के उसे काफ़ी मिस्टीरियस और वंडरफुल फील होता था, और आज भी उसे वैसे ही फील होता है। वही ऑथर ये भी कहता है कि मैं अपने यूथ से उन्हें जानता हूँ क्योंकि वो उनके फादर के भी बूट्स बनाया करते थे। और तीसरी बात मैं ये कहूँगी
कि जिस तरीके से ऑथर एक्सप्रेस कर रहे हैं मिस्टर जेसलर को, ड्रीम ऑफ वुड्स, इंसेंस ऑफ लेदर, मतलब देख के ऐसा लगता है कि जो ऑथर है वो काफ़ी अट्रैक्टेड है उनके आर्ट की तरफ, उनकी आर्टिस्ट्री की तरफ। सो इस तरीके से आप भी सोचें और अब तक जितना पढ़े उस हिसाब से आंसर फ्रेम करें। जब लेसन पूरा हो जाएगा तो मैं आपको सारे आंसर्स बता ही दूंगी, पर आप भी अपने आप फ्रेम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि जो आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं एट द बैक ऑफ योर लेसन वही नहीं आते, उसके अलावा बीच में से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको आंसर फ्रेम करने आते होंगे, क्वेश्चन को समझना आता होगा, सो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू आंसर। सो दैट इज़ वाई आई वॉन्ट यू कि आप सबसे पहले खुद कोशिश करें। मेरी जो वीडियो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए है ताकि जो बच्चे हिंदी के साथ कंफर्टेबल हैं वो अच्छे से समझ सके, जो बच्चे इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल है उनको भी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी तरीके की कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आया है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू वट एवर यू आस्क। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है कि वाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली। जो ऑथर है वो मतलब जो शॉप है बूट मेकर की वो इतनी अनफ्रिक्वेंटली क्यों विजिट करते हैं। मतलब फ्रिक्वेंटली मतलब ये होता है कि जल्दी जल्दी, और इनफ्रिक्वेंटली का क्या मतलब होता है कि बहुत दिनों बाद, काफ़ी आराम आराम से। अच्छा, इसका आंसर मेरे ख्याल से हमने अभी डिस्कस किया है जब हम पढ़ रहे थे, अगर आपने ध्यान से सुना हो। ऑथर क्या कहता है कि बहुत ही मुश्किल होता है, जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है लास्टेड टेरेबली, वो इसलिए यूज़ किया था जो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरेबली लॉन्ग। इसका मतलब ये है कि जो ऑथर है वो जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली उनकी शॉप इसलिए विजिट नहीं कर पाता था क्योंकि जो वो शूज़ बनाते थे वो इतनी अच्छी क्वालिटी के होते थे कि वो इतने चलते थे कि घिसते ही नहीं थे, ख़त्म ही नहीं होते थे। जब वो ख़त्म होंगे तब ऑथर जाएगा ना, तो जब वो इतनी अच्छी क्वालिटी के होते थे कि इतना लंबा चल जाते थे, तो जो ऑथर था इस वजह से काफ़ी दिनों के बाद जा पाता था जब उसके शूज़ की उसे रिक्वायरमेंट होती थी, नए शूज़ की। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। What was the effect on Mr. Jessler of the author's remark about a certain pair of boots? जो मिस्टर जेसलर का जो वो है, क्या इफेक्ट है मिस्टर जेसलर को लेके ऑथर के रिमार्क का, जो कि एक सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स के बारे में है। तो अभी मैं सिर्फ यहीं पर रोक रही हूँ सब बात इतना, क्योंकि इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आगे के पेजेस पर बेस्ड हैं और हमने अभी आगे पढ़ा नहीं है, तो मैं इतना आगे नहीं जाऊँगी। अभी आप पहले 2 या 3 क्वेश्चंस पे ही देख के आओ, पढ़ के आओ, और बस यहीं पर मैं अपनी वीडियो का अब एंड कर रही हूँ। अब आपसे हम कल मिलते हैं, तब तक आप लोग वीडियो देखिए, समझिए और अपने डाउट्स निकालिए, आंसर फ्रेम कीजिए। सो गाइस, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर करना तो आप लोग हमेशा ही भूल जाते हैं, वो ज़रूर कीजिए। अपने क्लासमेट से मेरी वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन तक भी अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और एक बात और, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और सब्जेक्ट पे भी वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो मुझे लगेगा कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की डिमांड है मैं उसकी ही वीडियोस बनाने भी शुरू कर दूंगी। सो गाइस, टेक केयर, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।